नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें एक ऐसी गाथा छिपी है जो 1000 साल के गौरव, स्वाभिमान और एक कभी ना टूटने वाले संघर्ष की कहानी है। ये कहानी है मेवाड़ राजवंश की, और यकीन मानिए ये किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। अच्छा, एक सवाल। दुनिया में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने राज किया होगा? क्या वो जापान के सम्राट हैं या शायद ब्रिटेन का शाही परिवार? इसका जवाब जानकर हो सकता है कि आप भी चौंक जाएं। जवाब है भारत का गुहिल सिसोदिया राजवंश। जी हाँ, जिसे हम और आप मेवाड़ के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वंश जिसने सदियों तक बाहरी ताकतों का सामना किया, लेकिन अपनी आज़ादी से कभी कोई समझौता नहीं किया। और देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है, मेवाड़ के शासक जो थे वो खुद को कभी राजा मानते ही नहीं थे। वो तो खुद को अपने कुल देवता भगवान एकलिंग जी के दीवान यानी कि प्रधानमंत्री समझते थे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, यही उनकी पहचान थी, यही उनका कर्तव्य था। और यही कर्तव्य उनके इस आदर्श वाक्य में झलकता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब जो धर्म पर टिका रहता है उसकी रक्षा तो खुद भगवान करते हैं। बस यही एक लाइन उनके 1000 साल के संघर्ष की बुनियाद थी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इस महान वंश की नींव रखी थी बप्पा रावल ने। वैसे उनका असली नाम कालभोज था। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक प्रतीक थे, एक ऐसी शक्ति जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार किया। उन्हें एक बहुत शक्तिशाली उपाधि दी गई थी, हिंदुआ सूरज, यानी हिंदुओं का सूर्य। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके प्रभाव को, उनके महत्व को दिखाता था। उन्होंने उस दौर में उस पूरे इलाके में एक नई सुबह की शुरुआत की थी। तो बप्पा रावल ने 734 एडी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ के उस किले पर कब्जा किया, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और कैलाशपुरी में अपने आराध्य देव एकलिंग जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। ये वो नींव थी जो सदियों तक टिकी रही। चलिए अब जरा वक्त में आगे बढ़ते हैं, उस समय की ओर जब इस राजवंश को अपनी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। और इस परीक्षा को समझने के लिए हमें साका क्या होता है ये समझना होगा। साका असल में 2 हिस्सों में होता था। जब लगता था कि अब हार निश्चित है तो सारे पुरुष केसरिया करते थे। मतलब केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन पर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए टूट पड़ते थे। और किले के अंदर रानियों के नेतृत्व में सभी महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की आग में खुद को समर्पित कर देती थीं। और मेवाड़ के इतिहास में ये अग्नि परीक्षा पहली बार हुई साल 1303 में, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। उस वक्त मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और उनके महान सेनापति गोरा और बादल की अगुवाई में राजपूतों ने केसरिया किया, और किले के भीतर रानी पद्मिनी ने 1600 वीरांगनाओं के साथ जौहर की धधकती आग में प्रवेश किया। जब खिलजी किले के अंदर पहुंचा तो उसे जीत नहीं मिली, उसे मिला एक खाली राख से भरा किला, जिसका नाम उसने अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी राख से एक नए वंश का, एक नई उम्मीद का उदय हुआ। ये दौर था सिसोदियाओं के पुनरुत्थान का। इस वापसी के हीरो थे राणा हम्मीर। उन्होंने सिसोदा गांव से आकर न सिर्फ चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा किया, बल्कि गुहिल वंश की एक नई शाखा शुरू की, सिसोदिया वंश, और मेवाड़ के गौरव को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। उन्हें विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली। इसका मतलब होता है मुश्किल हालातों में शेर की तरह लड़ने वाला। और सच कहूं तो ये उपाधि उनकी हिम्मत और उनके जबरदस्त संकल्प को पूरी तरह से बयां करती है। अब हम मेवाड़ के उस सुनहरे दौर में आते हैं जिसके निर्माता थे महाराणा कुंभा, एक ऐसे शासक जो जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े निर्माता और कला के जानकार भी थे। उन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और ये कोई बढ़ा चढ़ा के कही गई बात नहीं है। उनकी विरासत आज भी राजस्थान के किलों और महलों में जिंदा है। जरा ये नंबर देखिए, 32। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन किलों की संख्या है जो अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। मेवाड़ की रक्षा करने वाले 84 किलों में से 32 किले, कुंभलगढ़ जैसा अजेय किला भी
उन्हीं की देन है। उन्होंने 1437 में सरंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी को हराया और इस जबरदस्त जीत की याद में चित्तौड़ में बनवाया विजय स्तंभ। वो एक महान साहित्यकार और संगीतकार भी थे जिन्होंने संगीत राज जैसे ग्रंथ लिखे। अब हम उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जब मेवाड़ का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था, जब दिल्ली की सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य से सीधी टक्कर हुई। इस युग के सबसे बड़े योद्धा थे महाराणा सांगा, एक ऐसे राजा जिन्होंने बाहरी हमलावरों के खिलाफ पाती परवन की एक बहुत पुरानी राजपूत प्रथा को फिर से जिंदा किया। इस प्रथा के तहत उन्होंने लगभग सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया था। और ये नंबर 80, ये उनके शरीर पर लगे युद्ध के घावों की संख्या है, 80 घाव। इसी वजह से उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था, मतलब एक ऐसा योद्धा जिसका शरीर ही अपने आप में एक युद्ध का मैदान बन चुका था। और फिर आता है इतिहास का वो महासंग्राम, जो सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, ये दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे आजादी के प्रतीक महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ था साम्राज्य का विस्तार चाहने वाला मुगल सम्राट अकबर। महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाना मंजूर किया लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का वो मशहूर युद्ध लड़ा, भील आदिवासियों को अपनी सेना का अहम हिस्सा बनाया और 1582 में दिवेर के युद्ध में मुगलों पर एक जबरदस्त जीत हासिल की, जिसने मेवाड़ की वापसी की शुरुआत की। उन्होंने चावंड को अपनी संकट के समय की राजधानी बनाया। ये संघर्ष पीढ़ियों तक चलता रहा और वक्त के साथ इस प्रतिरोध का तरीका भी बदला। तो चलिए देखते हैं कि इस राजवंश की विरासत आखिर कैसे इतनी मजबूत हुई। महाराणा प्रताप की बेटी अमर सिंह के समय में युद्ध की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्होंने सम्राट जहांगीर के साथ एक शांति संधि की, जिसने दशकों से चले आ रहे इस युद्ध को खत्म कर दिया। पर सुनिए, ये कोई आम संधि नहीं थी। इसकी शर्तें मेवाड़ के सम्मान को सबसे ऊपर रखकर तय की गई थीं। महाराणा को मुगल दरबार में खुद पेश होने से छूट मिली। चित्तौड़ का किला उन्हें वापस मिला, हाँ, इस शर्त के साथ कि उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन प्रतिरोध की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। महाराणा राज सिंह वो आखिरी महान शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की कट्टर नीतियों का, जैसे जजिया कर और मंदिर तोड़ने के आदेशों का, खुलकर विरोध किया। ये स्लाइड ये मेवाड़ की चुकाई गई भारी कीमत की एक बहुत गंभीर याद दिलाती है। चित्तौड़ ने 3 साके देखे। 1303 में रानी पद्मिनी का जौहर, 1534 में रानी कर्णावती का जौहर और 1568 में जयमल फत्ता का वो अद्वितीय बलिदान। हर एक साका पीढ़ियों के दर्द और गौरव की अपनी एक अलग कहानी कहता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 1000 साल तक लगातार लड़ने और अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद टिके रहने का असली मतलब क्या होता है? शायद इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि अपने आदर्शों को, अपनी आज़ादी को जिंदा रखना है। और मेवाड़ की कहानी इसी बात का